नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मधु कांकरिया का लिखा उपन्यास सूखते चिनार का 12वां भाग लेकर। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बस खाली बुर्का, ना आत्मा का एहसास, न मन की शांति। इस पर विडंबना यह है कि जमील को ढेर कर मुझे अपनी यूनिट का हीरो बना दिया। शायद मैंने भारत के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। आज मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं कुलीन बधाइयों से नवाज रहे हैं मुझे पर मैं सोच रहा हूँ कि समय के इस कालखंड के बाद मैं नेपथ्य में चला जाऊँगा, पर बची रह जाएगी एक बेबस माँ की सिसकियाँ और मेरे मन में बढ़ती अशांति। दिन तो मेरा भाग दौड़ और आपाधापी में किसी प्रकार निकल जाता है, पर गहराती रात के सन्नाटे में उदासियाँ मुझे दबोच लेती हैं और मेरा मन एक अशांत समुद्र बन जाता है, जहाँ रह रहकर मेरी मानसिक शांति और सुकून को लीलने वाली सुनामियाँ उठती हैं और मुझे अतीत और स्मृतियों के घाट पर ला पटकती हैं। मुझे याद आता है कि जब मैंने पहली बार कश्मीर की सरहद में पाँव रखा था तो धरती का ये टुकड़ा मुझे इतना सुंदर, कोमल और स्वप्निल लगा था कि मेरी सारी इंद्रियां सौंदर्य से भर गई थीं। मुझे लगा था कि जैसे कि यही वह जगह है जहाँ रहकर मैं सजा सकता हूँ अपनी ज़िंदगी को। पर 2.5 साल में ही इस शहर ने मुझे हत्यारा बना मेरी अंतरात्मा मुझसे छीन ली, मुझे कंगाल बना डाला। अब मेरी इंद्रियों में सौंदर्य नहीं वरन कुरूपता भर गई है। मेरी श्रवणेंद्रियाँ और पत्तों और हवा की सरसराहट, बादलों की गड़गड़ाहट और मेरे अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनती। वे सुनती हैं गोलियों की, गलियों की, चीखों की, बमों की, विस्फोटों की, दिलों के टूटने की, भरोसों के मरने की, माँओं के कोख उजड़ने की आवाज़ें। मेरी आँखें अब पहाड़ियों, पानियों, कश्मीर के गुलाबों, सुंदरियों और दूधिया बादलों के सौंदर्य को नहीं देख पाती, क्योंकि उन आँखों में रह रहकर कुछ और ही दृश्य कौंधते हैं। बलगम, थूकना, छाती मसलता जमील का अब्बा, खून से सना जमील का चेहरा, मरी छिपकली की तरह डर से बाहर निकली जमील की माँ की आँखें, हमें देख पैंट में ही पेशाब करता हमीद और घरों के पीछे बनी कब्रें। मेरी घ्राणेंद्रियों को अब गुलाब और केसर के सुगंध की नहीं वरन गंधक, बारूद और जलते हुए इंसानी मांस के गंध की आदत पड़ गई है। जो शहर कभी मुझे लुभाता था, स्वप्न जगाता था, वही शहर अब मुझे डराने लगा है। मेरी सामान्य मनः स्थिति दिन पर दिन मुझसे छिनती जा रही है। दिन तो फिर भी बीत जाता है, पर रात होते ही आराम करने की मनसा से जैसे ही मैं अपना काला चश्मा उतार फेंकता हूँ, संवेदनाओं का जबरदस्त हमला शुरू हो जाता है मुझ पर। जमील की मौत मुझे अपनी उंगलियों के पोर पोर से छूने लगती है। मेरी नींद उचट जाती है। जबरदस्ती नींद को रिझाने और सोने की चेष्टा करता है तो दुःस्वप्न पीछा नहीं छोड़ते। एक रात स्वप्न में देखा कि जमील की माँ मुझसे कह रही थी, घर आए और गोद में बैठे मेरे बेटे को मारकर तुमने कैसा पराक्रम किया, बोलो सच। हमने जमील को पराक्रम से नहीं वरन उस परिवार पर अमानुषिक बर्बरता ढाकर मारा था। हमारा पराक्रम सिर्फ इतना भर था कि हमने एक माँ से उसकी ममता छीन ली थी। बहरहाल सप्ताह भर बाद ही गुड़गांव में गश्त लगाते लगाते मैं फिर उनके घर गया था, शायद ये देखने के लिए कि जीवन उठकर खड़ा हुआ या नहीं, या शायद ये जानने के लिए कि उस घर में अब घर कितना बचा हुआ था। उस दिन भी अकेली थी वे, मन से, देह से, आत्मा से आसपास जैसे पछतावा, आत्मग्लानि, हताशा, दुख और बेचैनियाँ बंजारों की तरह भटक रही थी। मुझे देख शायद उनका चेहरा क्षण भर के लिए तमतमा गया, पर मैंने अपनी आंखें झुका ली। थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे वे कुछ बुदबुदा रही हैं। मैंने ध्यान से सुना। वे शायद मुझसे ही पूछ रही थीं, वारे छुक, कैसे हो? बस बस। कर्नल आर्य ने शायद पहली बार संदीप के साथ संवाद करने में अपना आपा खोया। उनकी आंखों का कोण तिरछा हुआ, मूंछ के कोने फड़फड़ाए, चेहरा एकदम एकाएक कठोर हो गया, कमरे का तापमान चढ़ गया। कर्नल आर्य एकाएक गरजे, जेंटलमैन, तुमने ये आग उगलता कश्मीर नहीं देखा।
ये बारूदी विस्फोट, उड़ते मांस के टुकड़े, बदबू नहीं देखी। मैं चुप रहा, क्या जवाब देखता रहा। साए साए करते खंडहर में खंडहर बनी उस बेचैन आत्मा को, तार तार हुए उसके बुरके को, जाने कहाँ कहाँ के दुख इतिहास से निकलकर मेरे भीतर इकट्ठे होने लगे। मानव सभ्यता का वह काला पृष्ठ, जब सदियों से गुलाम बनी निग्रो माओ ने स्वयं ही अपने नवजात बच्चों को मार डाला कि उन्हें गुलामी की जिंदगी न जीना पड़े। समय बदला पर मानव नियति, मानव त्रासदी किसी न किसी रूप में आज वहीं की वहीं है। विचारों के बहाव में बहता जा रहा था कि मुझे भनभनाहट सुनाई पड़ी। लगा जैसे जमील की अम्मी कुछ बुदबुदा रही है। वे कुछ कह रही थी, शायद मुझसे ही। हाँफते हाँफते कश्मीरी में वे जो कुछ बोली उसका भाव यही था कि अब तो तुम बहुत अच्छे होगे, कश्मीर भी खुशहाल होगा, क्योंकि अब मेरा बेटा जमील जो मर गया है। बोलते बोलते वे फिर बिलखने लगी, उनका चेहरा कांपने लगा। मैं चीखने लगी, नहीं, वह नहीं मरा, मैंने ही मरवा डाला उसे। वह तो अपने घर अपनी अम्मी से मिलने आया था और मैंने। बोलते बोलते उन्हें फिर ऐसा भयानक दौरा पड़ा कि बेकाबू हो गए, अपने ही हाथों से अपना माथा पीटने लगी। कलेजा फाड़ निकला था उनका क्रंदन। उन्हें शांत होने में काफ़ी समय लगा। मैं अंदर तक हिल उठा। उनके भीतर से जैसे सदियों का दुख बोल रहा था। याद आया, मैंने ही उनसे कई बार कहा था कि कश्मीर की शांति के लिए जमील बहुत बड़ा खतरा है। काफ़ी देर तक हताश चुप्पी पसरी रही हमारे बीच। चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाया मैं। शब्द घुटते रहे, मरते रहे। अपने समय की यथार्थ से पराजित खामोशी में लिपटे हम दोनों ही शायद अपने जीने और होने का तर्क ढूंढ रहे थे। एक बात और दर्ज करना चाहता हूँ, जिससे कि इस भयावह समय की पटकथा को जब कभी मैं याद करूँ, इसकी संपूर्णता को मैं याद करूँ। जमील की माँ के साथ साथ दिव्या जैसी अनेक महिलाओं की यातनाओं और आंसुओं का भी हिसाब रखूं। दिव्या मेजर महेश भट्ट की नव विवाहिता 20 दिन पूर्व जब आई थी यहाँ, तो झेलम सी इठलाती थी वह, पर आज डरी सहमी और ज़बरदस्त अवसादग्रस्त थी। मुरझाया चेहरा, सूजी आंखें, फूले पपोटे। उसे तुरंत अपने माँ बाप के यहाँ भेजना पड़ा। 24 घंटे भी यदि उसे पति के संग रहने को मिल जाता तो उसकी ये दशा नहीं होती। पर मेजर साहब भी क्या करते। नई शादी अंगड़ाई लेते, स्वप्न, 24 घंटे की ड्यूटी। सीओ हर तीसरे दिन भेज देते किसी न किसी ऑपरेशन पर। घाटी में अचानक आतंकी गतिविधियां बढ़ गई थीं। पत्थरबाजियां, नारेबाजियां, घेराव, रास्ता जाम और विस्फोट। सरकारी दबाव ऊपर से। मैं बार बार फ़ोन करती मेजर को, आ जाओ, 10 मिनट के लिए आ जाओ, मेरा दम घुटता है यहाँ। सिवाय दीवारों के कोई नहीं जिससे बात कर सकूं। ऊपर से भयावह खबरें। मेजर सीओ को कहता सीओ एक नहीं सुनता। एक दिन वह खुद रिस्क लेकर आ गई मेजर के कंपनी ऑफिस, तो भी सीओ ने नहीं दिया उन्हें उससे मिलने, भेज दिया ऑपरेशन पर। आखिर हताशा के चरम क्षणों में मेजर ने आर चीफ को फ़ोन किया, मैं शूट कर दूंगा इस बास्टर्ड सीओ को, पागल बना देगा ये हमें। चीफ ने तुरंत कर्नल आर्य को फ़ोन किया, संभालो अपने अफसर को। परिस्थितियों के मारे कर्नल ने बना दिया बुसन कैंप को नॉन फैमिली स्टेशन। रहे बांस न बजे बांसुरी। यानी थोड़ी बहुत आशा की जो किरण थी पतियों से मिलने की, वह भी खत्म। भविष्य में अब कोई दिव्या नहीं रह पाएगी बुसन कैंप। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए पास। शायद ऐसी ही मना स्थिति में इन पंक्तियों को लिखा गया होगा। सोच रहे हैं मेजर संदीप। ऑपरेशन पराक्रम सीने में चाकू की तरह धंस गया। फौजी मित्र सलाह देते हैं कि वे वापस काले चश्मे को पहन लें। ऑपरेशन पराक्रम के बाद आत्मग्लानि के गहन क्षणों में उतार फेंका था उन्होंने उस सर्वनाशी काले चश्मे को। पर नहीं, सुअर जैसी तृप्ति से कहीं भली है ये सुकरात जैसी बेचैनी। रह रहकर दिमाग के क्षितिज पर प्रश्न नहीं, प्रश्नों के गुच्छे उग रहे थे। एक सोचने वाले व्यक्ति के लिए जीवन हर जगह एक जैसा है। अब सवाल यह है कि जीऊँ या न जीऊँ। जीवन और मनुष्य की खोज में है। मैं फौज में आया, ऐसा जीवन जहाँ मनुष्य की मुख्यता ही सर्वोपरि है। पर यहाँ आकर ऐसा क्या हुआ कि मुझे अपनी ही मनुष्यता खो देनी पड़ी। सवाल ये भी है कि जो जिम्मेदार हैं इस विनाश के लिए,
क्या मिल पाएगी उन्हें सज़ा? कैसे मिलेगी? क्या लोग समझ पाएंगे सियासत के इस खेल को, मस्जिद की राजनीति को, कश्मीर की पीड़ा का सौदा करे जो आज कल फल फूल रहे हैं? क्या कभी सामने आएगा उनका सच? क्या भटके हुए कश्मीरी फ़ियादीन कभी समझ पाएंगे इस सच को? आज आवाम खून बहाने को तैयार है पर सत्य जानने को नहीं। सोचो जरा, सोचो कि कश्यप के नाम पर बना कश्मीर जो सुदीर्घ समय तक भाईचारे, समन्वय और सह अस्तित्व का इतिहास रहा, कहाँ गए उसके उत्तराधिकारी? जहाँ हवाओं में करुणा बहती थी, किसने घुसाई बारूद की गंध? सोचते सोचते उदासी और आत्मग्लान में डूबे मेजर बिस्तर पर ढह जाते हैं। मन के भी दो टुकड़े हो चुके हैं। एक मन कहता है जैसे मनुष्यता का अपमान नहीं किया, न ही एक माँ से उसकी ममता का सौदा किया। मैंने तो सिर्फ वही किया जो एक फौजी का धर्म था। पर तभी खामोशी के अनंत विस्तार से उठती कोई दूसरी आवाज़, रात दिन पीछा करती उनका। तो अब एक इंसान का भी धर्म तू ही निभा, बन जा ढाल उस ढहते परिवार की। क्या तुझे पता है कि जमील को अम्मी पर अवसाद के भयंकर दौरे पड़ने लगे हैं? धमाकों की आवाज़ सुनते ही उनका पेशाब निकल जाता है, वह कांपने लगती हैं। गश्त लगाते फौजी हों या घर में दस्तक देते सिर्फ जिहादी, दोनों को देखते ही वह रुबीना और हमीदा को जकड़ कर बैठ जाती हैं। या खुदा रहम कर, उनकी आंखों में आंसू नहीं खून के कतरे बहने लगते। कैसे बचाए इस घिनौनी दुनिया के खूनी पंजों से अपने लाडलों को? जमील को मरवा कर भी उसके लिए अमन नहीं। तबाही और अन्याय का दूसरा दौर शुरू हो गया है। क्या तुम्हें पता है कि आतंकवादियों का कहर भी उस परिवार पर अचानक बढ़ गया? पहले सेना उस घर में अड्डा जमाए हुए थी, अब वह घर गाहे बगाहे रात दिन आतंकवादियों के लिए सुरक्षित अड्डा बन गया है। चूँकि अपने ही लाडले को फौज के हवाले कर वह घर अब पुलिस और सेना की गुड बुक में आ गया। इसीलिए इसका फ़ायदा मिलिटेंट उठाने से नहीं चूक रहे और जब तब आ धमकते हैं, कभी खाने के लिए तो कभी पनाह के लिए। अब ये घर आतंकियों के लिए जन्नत है, सुरक्षित है और निरापद भी। जिस घर ने आगे बढ़कर अपने लाडले को आर्मी को सुपुर्द कर दिया, क्या खाकर वह आतंकवादियों को पनाह देगी? तो जुल्म की दोहरी मार झेल रहे भुखमरी के कगार पर खड़े जर्रा जर्रा बिखरते इस परिवार के लिए तुम क्या कर रहे हो? मेजर संदीप का आत्मा लाभ। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा इस कदर बार बार रुबीना से घुलना मिलना तुम्हें भी शक के दायरे में ला सकता है? भारतीय फौज के इतने कुशल मेजर हो तो क्या तुम पर भी निगरानी रखी जा सकती है? यदि अभी तक नहीं रखी गई तो यू विल बी केप्ट ऑन विजिलेंस। तुम्हारे सेल्स वगैरह भी टेप किए जाएंगे। उसे कुछ बातें समझाना बहुत ज़रूरी था। क्या सुनी उसने तुम्हारी बात? सुनी, फिर भी रुबीना सहानुभूति अपने ही लोगों से रखती है। कहती है कि कश्मीर से हिंदुस्तान फौज वापस बुलवा लेनी चाहिए। क्या तुमने उसे ये समझाने की चेष्टा नहीं की कि 1989 से पहले घाटी में फौज थी ही नहीं? वह तो तब आई जब जिहादियों ने यहाँ से डोंगरों और पंडितों को बेरहमी से मार मार कर अपने घरों से खदेड़ना शुरू कर दिया, उन्हें जम्मू में शरण लेने को विवश किया। क्या वे कश्मीर की जनता नहीं थे? क्या अपराध था उनका? क्यों राष्ट्रीयता का प्रश्न मजहब का सवाल बन गया? किसने खेली ये गंदी राजनीति? 1987-89 में कश्मीर में जो खूनी खेल खेला गया, जो छापामार युद्ध हुआ, कौन हुआ उसका सबसे बड़ा शिकार? मैंने तो ये भी समझना चाहा कि इस्लाम में मजहब, समाज, राजनीति और कानून सब एक ही हैं। इनके यहाँ देश और राष्ट्रीयता की कोई अहमियत नहीं। इनमें सर्वश्रेष्ठ भाव इस्लाम का ही है, बाकी सब कुफ्र है। इसीलिए जहाँ जहाँ इस्लामिक राज्य है वहाँ उदार विचारों की चलती ही नहीं है। इसलिए आज पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी अपने राष्ट्र की जगह इस्लाम के आधार पर तालिबान से सहानुभूति रखते हैं। मैंने तो ये भी कहा कि तुम लोग पत्थरबाजी, खून खराबा, सेना और सुरक्षा बलों पर हमले बंद कर दो। हम बुला लेंगे अपनी फ़ौज वापस। आखिर हम क्यों हर दिन 3 करोड़ रुपए कश्मीर पर खर्च कर रहे हैं? लेकिन क्या हुआ? ना वह हिली न तुम। ऐसा नहीं है कि सीधी सच्ची बातों का प्रभाव चाहे देर से ही पड़ता, लेकिन पड़ता ज़रूर है। मैंने उसे कई बार समझाना चाहा कि इस्लाम अपने ही सम्मोहन में जीता है, न उसे कला से मतलब है, न खेल कूद, संगीत, नृत्य आदि से। इसलिए इस्लामिक इतने क्रूर होते हैं क्योंकि कलाएं जीवन को सुंदर बनाती हैं और आत्मा को सुंदर विचारों से भर देती हैं। तो क्या जवाब दिया उसने?
उसने जवाब से मुझे लाजवाब कर दिया। उसने तमक कर पूछा, हमारे यहाँ तो कलाओं को खुली छूट है। कलाएं लोगों में सुंदर विचार भरती हैं, क्रूरता से दूर रखती हैं। तो फिर क्यों 10,000 से अधिक कश्मीरी नौजवान ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है? ये भी नहीं पता कि वे जीवित हैं या मृत, जो पुलिस कस्टडी से गायब हो चुके हैं। तो तुम चुप रहे इस आंशिक सत्य पर। नहीं, मैंने उसे कहा कि ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर भी मानवाधिकार आयोग की कटार लटकी हुई है। हमारे जवान और अफसर यदि थूकते भी हैं तो मानवाधिकार आयोग द्वारा तुरंत कटघरे में बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन तुम्हारी तरफ से जो ज्यादतियाँ होती हैं उस पर कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि जिम्मेदारी की उम्मीद हमसे ही की जाती है। यह भी सोचो कि आज कश्मीर की सारी अर्थव्यवस्था केंद्र सरकार की सब्सिडी के सहारे चलती है। हमने कश्मीरियों को अपना माना, इसीलिए तो कश्मीर पर अरबों रुपए खर्च किए। भारत में किसी राज्य पर सरकार ने इतना खर्च नहीं किया जितना कश्मीर पर खर्च किया। उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया। तुम्हारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं कि तुम खुद को संभाल सको। यदि तुम्हें आज़ाद कर भी दें तो तुम्हें पाकिस्तान हड़प लेगा। और अब तो कश्मीरी आवाम भी नहीं चाहती कि पाक में विलय होना। ना अब ऐसे पुराने कट्टरपंथी ही बचे हैं जो पाकिस्तान छोड़ कश्मीर में बसना चाहें। आज 80% मिलिटेंट विदेशी मिलिटेंट हैं, या फिर अफ़गानिस्तान, चेचन्या, बोस्निया और पाकिस्तान के रास्ते आए भाड़े के मिलिटेंट। फिर भी कश्मीर की आवाम को ये अधिकार है कि वह अपना भाग्य स्वयं चुने। हाँ है, पर सोचो, क्या ज़्यादातर चुनावों में वे अपना नेता स्वयं चुनने को स्वतंत्र नहीं रहते? क्या उन्हें यह अधिकार नहीं कि वे अपने तरीके से इबादत करें? फिर क्या कहा रूबीना ने? उसने कहा कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह सोचूं? मैंने कहा कि मैं कतई नहीं चाहता तुम मेरी तरह सोचो। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम सत्य जान लो, क्योंकि सत्य सदैव सुंदर होता है। पर मुश्किल यह है कि अमरनाथ की गुफा के इस शहर में सृष्टि और अमरता के रहस्य को तो जाना जा सकता है, पर कश्मीर अवाम और आर्मी के सत्य को जानना महा मुश्किल है। बीत गए 5 साल। खुशियों के मुद्दतों बाद आज मेजर संदीप के घर की सुध ली। घर मंगल गीतों से गूंज उठा। ऊंट चढ़ी घर आवे लाड़ो, सागे नहीं भेजूंगी, केसरिया बालम आओगी पधारो मारे देश, बाई सारा बीरा महाने पिवरिये ले चालो सा। शादी का जश्न, मेहंदी, गीत, संगीत, नृत्य, चोहलबाजी। मेहमानों से अटे पड़े घर में हंसी ठहाकों का इंद्रधनुष खिल उठा है, पर शेखर बाबू और उसकी पत्नी के चेहरे की मायूसी नहीं छट पा रही है। कभी अंधेरा तो कभी उजाला आत्मा के घर में सीने पर चट्टान रखकर उन्होंने शादी तो रचा दी सिद्धार्थ की, पर जब जब नज़र पड़ती है संदीप के गिरते स्वास्थ्य और बालों के उजड़ते चमन पर, मन चाक चाक हो जाता है। माँ कलपती है, अब कितनी तेजी से जा रहा है जिस्म का हरियालापन। पर बेबी क्या करती? संदीप को शादी के लिए मनाते मनाते सिद्धार्थ भी 30 पार कर चुका था। ढोलकी बज रही थी, बधावे गाए जा रहे थे, पर मन है कि उड़ता फिर रहा है बादलों सा, रस्म दर रस्म। हिंदू विवाह की विशेषता है कि वह परिवार को एक सूत्र में बांध देता है। सभी रिश्तेदारों को बारी बारी से किसी न किसी रस्म में सम्मिलित कर वह सबको न केवल उसकी अहमियत बता देता, वरन सभी को आत्मीयता के धागे में भी पिरो देता है। विचारों का काफिला साथ साथ बहने लगा कि तभी स्पीड ब्रेकर की तरह एक और रस्म झटका देती है संदीप को। विचारों का ताना बाना टूट जाता है। हुलसित हो देखते हैं संदीप। चुहलबाजी चल रही है, जुआ जुई का खेल चल रहा है। दूल्हा दुल्हन के बीच पतले दूध से भरी बड़ी सी परात में कुछ कौड़ियाँ, कुछ हल्दी आटे से बने सूखे फल, कुछ लोहे के रिंग, और इस भीड़ के बीच एक चांदी का छल्ला। दूल्हे को एक हाथ और दुल्हन को दोनों हाथों की सहायता से खोजना है इस छल्ले को। 7 बार फेंका जाता है छल्ला। अभी तक लगातार जीत रही है दुल्हन। ये 7वीं बार। कोई स्त्री कह रही थी ये आखिरी बार है, इसमें जिताना जरूरी है सिद्धार्थ को। क्यों? मुस्कुरा कर कहती है चाची, इसमें हार गया तो फिर सारी उम्र हारता ही रहेगा दुल्हन से। वाह, इन खेलों में भी कितने अर्थ, कितनी सोच और कितनी सीख छुपी हुई है। एक और रस्म। सिद्धार्थ के हाथ में कपड़े से बना चाबुक जिसे वह लहरा रहा है और चला रहा है दुल्हन पर। दुल्हन बचने का नाटक करती
भाग रही है चाबुक से बचने के लिए। लोग हंस रहे हैं। हर बार चाबुक पड़ते पड़ते रह जाता है दुल्हन के जिस्म पर। ये रस्म रिवाज ही हमारे समाज के दर्पण है। किस प्रकार जीवन के प्रभात में ही पुरुष सत्ता के हाथ में थमा दिया जाता है चाबुक, जिससे ताउम्र वह अपने अधीन रख सके अर्धांगिनी को। हर रस्म का अपना निहित अर्थ ढूंढ रहे हैं संदीप कि तभी फिर शुरू हुई एक और रस्म। ये रस्म है पग पकड़ाई की रस्म। इसमें दुल्हन घर के सभी बुजुर्गों के पांव पकड़ती है, तब तक पकड़े रहती है जब तक बुजुर्ग दुल्हन को आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ उसे भेंट नहीं कर देते। शेखर बाबू ने भेंट स्वरूप एक सोने की गिन्नी दी, पत्नी ने सोने का हार दिया। अब बारी संदीप की। तो अभी आप सुन रहे थे मधु कांकरिया का लिखा उपन्यास सूखते चिनार का आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।